इसके अंदर देखो पाचन अंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पाचन अंग के अंदर क्या देखेंगे, ये क्या होते हैं, शरीर के वे सभी अंग जो भोजन को ग्रहण करके उसे पचाकर घुलनशील बनाने में क्या करते हैं, सहायक होते हैं। क्या होते हैं, सहायक वगैरह होते हैं। जो पाचन अंग वगैरह होते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह के अंदर ये क्या करेंगे, वर्क रोल प्ले करेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल वाला जो सिस्टम वगैरह रहता है, तो उसके अंदर आप लोगों को पता है कि अभी डिस्कस वगैरह किया था, बक्कल कैविटी वाला पार्ट वगैरह और ग्रासनाल वाला पार्ट वगैरह, स्टोमक, इंटेस्टाइन और रेक्टम और एनएस वाला पार्ट वगैरह उसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट आती है पाचन ग्रंथियां, जो एसेसरी ग्लैंड्स वगैरह होती हैं, जिनको पाचन ग्रंथियों के नाम से जाना जाता है। तो भोजन के पाचन के लिए जिन अंगों से पाचक रस बनते हैं उन्हें पाचन ग्रंथियां कहते हैं। क्या कहते हैं, पाचन ग्रंथियां। जो भोजन वगैरह है, फूड पार्टिकल्स वगैरह है, उसके पाचन के लिए जिन अंगों से, यानी कि जो भी ऑर्गन्स वगैरह है, उन अंगों से जिन रसों का, यानी कि जो पाचक रस वगैरह है उनका निर्माण होता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, पाचन ग्रंथियां वगैरह कहा जाता है। यानी कि जो भी ऑर्गन्स वगैरह है जहां से सिक्रेशंस वगैरह होगा, तो वो ग्लैंड्स वगैरह क्या कहलाएंगी, पाचन ग्रंथियां कहलाती हैं। अब देखो इसके बारे में हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ डाइजेशन, यानी कि जो पाचन वगैरह होता है उसके प्रकार कितने होते हैं। ये होते हैं दो प्रकार के होते हैं मेनली। तो एक तो होता है बाह्य कोशिका पाचन और एक होता है आंतरिक, यानी कि अंतः कोशिका पाचन वगैरह होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे जो अंतः कोशिका पाचन वगैरह होता है, जिसको क्या कहा जाता है, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। क्या कहा जाता है, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन वगैरह। इसके नाम से ही इसका डेफिनेशन वगैरह पता चलती है। अंतः कोशिका पाचन, ये क्या होगा, अंदर के साइड के अंदर पाचन वगैरह होगा। इसके अंदर जो भी ऑर्गन्स वगैरह है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म वगैरह है, उसके अंदर के साइड में क्या होगा, पाचन वगैरह होगा। अब देखो ये सरल प्रकार का पाचन होता है जो प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा व परजीवियों में होता है। ये किसके अंदर होगा, सरल प्रकार का, सिंपल प्रकार का होता है। ये प्रोटोजोन्स के अंदर होगा, पोरीफेरा वगैरह होगा, उसके अंदर होंगे जो भी जीव वगैरह है, सिलेंट्रेट और कुछ परजीवी वगैरह, जंतु वगैरह हैं, जीव वगैरह हैं, उनके अंदर क्या होगा, ये इस प्रकार का इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन वगैरह पाया जाता है। ये क्रियाएं फेगोसाइटोसिस व पिन्नोसाइटोसिस द्वारा संपन्न होती है। किसके द्वारा संपन्न होती है, फेगोसाइटोसिस के द्वारा, या फिर बाद में पिन्नोसाइटोसिस की जो रिएक्शंस वगैरह। फेगोसाइटोसिस किसको कहते हैं, इसके अंदर होता है जो भी सॉलिड पार्टिकल्स वगैरह है वो ग्रहण किया जाता है एज ए न्यूट्रिशन के रूप में, उसको क्या कहा जाता है, फेगोसाइटोसिस वगैरह। और पिन्नोसाइटोसिस क्या होता है, लिक्विड फॉर्म के अंदर अगर इंटेक्ट किया जाता है, ग्रहण वगैरह किया जाता है डाइजेशन के लिए। ये क्या होता है, जैसे सेल्स वगैरह होती है, उसके अंदर देखो क्या होता है कि इस प्रकार से एक सेल नुमा स्ट्रक्चर वगैरह समझ सकते हैं इस तरीके से। ये सेल नुमा स्ट्रक्चर वगैरह, इसके अंदर क्या होगा, जब ठोस पदार्थ वगैरह आएगा, यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स वगैरह अंतःग्रहण वगैरह किया जाएगा, तो उसके दौरान उसको क्या कहा जाएगा, फेगोसाइटोसिस वगैरह। इसके अंदर जो भी फेगोसोम वगैरह का निर्माण होगा, या इसके अंदर लाइसोसोम वगैरह होते हैं, वो इसके अंदर क्या करेंगे, डाइजेशन का काम वगैरह करेंगे, और फिर बाद में एक्सोसाइटोसिस के द्वारा ये क्या कर दिया जाएगा, बाहर त्याग दिया जाएगा। लेकिन जब लिक्विड फॉर्म के अंदर अंदर के साइड में ग्रहण किया जाता है एज न्यूट्रिशन के रूप में, तो इसको क्या कहा जाता है, पिन्नोसाइटोसिस वगैरह कहा जाता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इसी के अंदर कोशिका द्रव में उपस्थित रसदानिया या खाद्य रिक्तिका में भोजन रहता है। किसके अंदर रहेगा, जो कोशिका द्रव के अंदर वगैरह उपस्थित वगैरह जो रसदानिया वगैरह है या खाद्य रिक्तिका वगैरह है, तो उसके अंदर क्या रहेगा, भोजन वगैरह क्या रहेगा, उपस्थित वगैरह रहता है, जिनका लाइसोसोम द्वारा स्त्रावित एंजाइम द्वारा पाचन होता है। क्या होता है, लाइसोसोम वगैरह होता है, तो उसके द्वारा क्या किया जाएगा, जो फूड पार्टिकल्स वगैरह अंदर ग्रहण किए गए हैं उसका क्या करेंगे, डाइजेशन वगैरह करने का काम किया जाता है। किसके द्वारा, लाइसोसोम के द्वारा। अब इसके बाद में बात करते हैं बाह्य कोशिका पाचन वगैरह, जिसको क्या कहा जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन वगैरह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन वगैरह। अब देखो बाह्य कोशिका पाचन वगैरह होगा, इसके अंदर क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म वगैरह है उसके अंदर क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल वगैरह है उसके अंदर डाइजेशन वगैरह होगा, जिसको पाचन तंत्र वगैरह कहा जाता है, उसके अंदर होगा। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, पाचन तंत्र तो होता है सॉरी, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल वगैरह, आहार नाल वगैरह होती है, उसके अंदर डाइजेशन वगैरह होगा। ये पाचन उच्च स्तर के जीवों में होता है। इनमें पाचन कोशिका के बाहर, यानी कि सेल्स वगैरह होती हैं, उनके बाहर, ये सेल नुमा स्ट्रक्चर वगैरह थी, उसी के अंदर फेगोसाइटोसिस और पिन्नोसाइटोसिस की रिएक्शंस वगैरह हो रही थी। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल अलग से एक पार्ट वगैरह है, उसी के अंदर क्या होता है, डाइजेशन वगैरह होता है। भोजन वगैरह जो भी ग्रहण करेंगे उसका पाचन किसके अंदर होगा, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल के अंदर होगा। इनमें पाचन कोशिका के बाहर
आहार नाल में होता है। किसके अंदर होगा? आहार नाल के अंदर होता है। ये क्या होता है? पाचन उच्च स्तर के जो जीव वगैरह होते हैं उनके अंदर होता है, यानी उच्च स्तर के जो जीव होंगे उनके अंदर क्या होगा? ये डाइजेशन वगैरह होता है। और जो अपचित भोजन वगैरह होता है वो आहारनाल की एनस द्वारा, यानी गुदा वगैरह होती है, रेक्टम के अंदर कलेक्ट वगैरह होगा और फिर बाद में एनस के द्वारा, गुदा द्वार के द्वारा ये क्या होता है? बाहर त्याग दिया जाता है। इसी तरीके से ये जो बाह्य कोशिकीय पाचन वगैरह होता है तो इसी प्रकार से ये होगा। अब इसके जो पार्ट्स वगैरह है उन्हीं सभी के बारे में देखेंगे। तो हम लोगों ने मेन काइंड्स वगैरह, मेन प्रकार वगैरह है जो डाइजेशन के वो देख लिए, अंतः कोशिकीय पाचन और बाह्य कोशिकीय पाचन वगैरह। मुख गुहा में पाचन यानी कि डाइजेशन इन बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी, यानी कि बक्कल कैविटी ओरल कैविटी एक ही बात होती है। तो मुख गुहा को ही कहा जाता है डाइजेशन इन ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी वगैरह। अब इसके अंदर देखिए कि जो मुख गुहा वगैरह होती है, बक्कल कैविटी वाला पार्ट वगैरह, ये वाला आगे वाला टीथ वाला जो आगे वाला रीजन वगैरह उसी के अंदर क्या उपस्थित वगैरह होते हैं? जबड़े वगैरह, टीथ वगैरह, उसी के अंदर अटैचमेंट वगैरह होता है। जो भी फूड पार्टिकल्स वगैरह लेंगे तो उसको क्या करेंगे? टीथ वगैरह जो दांत वगैरह होते हैं वो क्या करेंगे? उसको बाइट वगैरह करेंगे और उसी के अंदर जो डक्ट नुमा स्ट्रक्चर वगैरह होती है, कैविटी नुमा, जो कैविटी है ना माउथ वाले रीजन के अंदर, वहां पे जो लार ग्रंथियां वगैरह होती है वो लार वगैरह का सिक्रेशंस वगैरह करेंगी। तो इसके अंदर देखिए मुख गुहा में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट वगैरह होता है, उसका आंशिक पाचन होगा किसके अंदर? बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी के अंदर। मुख गुहा में विभिन्न लार ग्रंथियां उपस्थित होती हैं जो लार का सिक्रेशंस वगैरह करती है या स्त्रावण करती है। क्या करती है? लार वगैरह का सिक्रेशन करेंगी, स्त्रावण करेंगी, जो भोजन वगैरह है उसको कैसा बनाएंगे? नव व लसलसा बनाएंगी। लार में एमाइलेज, टाइलिन, माल्टेज, लाइसोजाइम उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? इसके अंदर जो एमाइलेज उपस्थित होता है, टाइलिन, माल्टेज और लाइसोजाइम उपस्थित वगैरह होते हैं, ये एंजाइम्स वगैरह उपस्थित होते हैं। अधिकांश जंतुओं में 4 जोड़ी लार ग्रंथियां उपस्थित होती है। क्या होती है? 4 जोड़ी लार ग्रंथियां वगैरह उपस्थित वगैरह होती हैं जंतुओं के अंदर। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं अधः नेत्र कोटर ग्रंथि, जिसको कहा जाता है इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड्स। क्या कहा जाता है? इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड्स कहा जाता है अधः नेत्र कोटर ग्रंथि। ये कहां पे पाई जाती है? ये ग्रंथि नेत्र कोटर के नीचे स्थित होती है। कहां पे उपस्थित होती है? जो नेत्र कोटर वाला रीजन वगैरह है, आइज वाला रीजन वगैरह, नेत्र कोटर वाला, तो ये क्या होती है? उसके जस्ट नीचे वाले रीजन पे उपस्थित होती है। और ये माउथ वाला जो बक्कल कैविटी वाला रीजन वगैरह है, इसके अंदर ये आके नलिका नुमा कैविटी के अंदर ये क्या होती है? नलिका नुमा संरचना होती है, उसी के अंदर ये क्या होती है? आके खुलती है। तो इन ग्रंथियों की बाह्य चवर्णक दांत के पीछे खुलती है। जो इन ग्रंथियों की वाहिनियां है ना, ये नलिका नुमा संरचना ही है, वाहिनियां, तो ये क्या होती है? जो चवर्णक दांत वगैरह है, वह मोलर जो टीथ वगैरह है, तो उन दांतों के पीछे खुलती है। किनके पीछे? चवर्णक दांतों के पीछे खुलती है। इसके बाद में सेकंड है उपकर्ण या पेराइटिस ग्लैंड्स। क्या होती है? पैरोटिड ग्लैंड, या इसको कहा जाता है उपकर्ण या पेराइटिस ग्लैंड्स के नाम से उसको जाना जाता है। तो ये क्या होती है? ये ग्रंथियां बाह्य कर्ण के नीचे स्थित होती है। किसके नीचे होती है? जो बाह्य कर्ण वगैरह होता है, ईयर वाला रीजन वगैरह, उसके जस्ट नीचे स्थित वगैरह होती है, बाह्य कर्ण के नीचे। तथा ऊपरी जबड़े, यानी कि जो यानी कि जबड़े उपस्थित होते हैं, यानी कि जो टीथ लाइक स्ट्रक्चर वगैरह है वो उसके अंदर अटैचमेंट वगैरह है, जबड़े वगैरह, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा वगैरह, लेब्रम और लेबियम वगैरह उपस्थित वगैरह होता है। तो जबड़ों के अंदर अटैचमेंट वगैरह होता है, जो दांत वगैरह होते हैं, तो ऊपरी जबड़े के कृतनक दांतों, जो इंसिजर टीथ वगैरह होते हैं, उनके पीछे खुलती है और एक लंबी वाहिनी स्टेन्स की नलिका द्वारा खुलती है। ये क्या होती है? स्टेन्स की नलिका होती है, जिनको ये क्या होती है? स्टेन्स की नलिका वगैरह होती है। तो उसी के अंदर ये क्या होगी? पीछे जाके इसके अंदर खुलती है। तो ये कृतनक दांत, जो इंसिजर टीथ वगैरह होते हैं, तो उनके पीछे एक लंबी वाहिनी जो स्टेन्स की नलिका होती है उसके अंदर ये जाके खुलती है। नेक्स्ट है अधः मैंडिबलीय ग्रंथि। थर्ड है इसके अंदर अधः मैंडिबलीय ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स वगैरह जिसको कहा जाता है। तो ये कहां पे उपस्थित होती है? ये ग्रंथि निचले जबड़े के कोनों में स्थित होती है। ये क्या होती है? जो नीचे वाला जबड़ा वगैरह उपस्थित वगैरह, ऊपर वाला जबड़ा ये है और नीचे वाला जस्ट जो जबड़ा है उसके जस्ट नीचे स्थित वगैरह होती है ये। और ये ग्रंथि निचले कृतनक दांतों में खुलती है। जो नीचे वाले कृतनक दांत वगैरह है तो उसके अंदर ये जाके खुलेगी। इसके वाहिनिकाएं वार्टन की नलिकाएं या वाहिनियां कहलाती हैं। ये क्या होती है? वार्टन की नलिकाएं या वाहिनियां कहलाती हैं,
जो इसकी वाहिनिकाएं वगैरह वेन्स वगैरह होती हैं। तो इसी तरीके से ये 3 वगैरह तो हो गए। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर 4 प्रकार की ग्लैंड, ये 4 प्रकार की ग्लैंड्स वगैरह उपस्थित होती है ना। तो नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं चौथी प्रकार की कौन सी है इसके अंदर ग्लैंड्स वगैरह उपस्थित। नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं अधः जीवा ग्रंथि वगैरह, 4th नंबर की जो ग्लैंड्स वगैरह है तो इसके अंदर कौन सी है, अधः जीवा ग्रंथि वगैरह। इसको क्या कहा जाता है, सबलिंगुलर ग्लैंड्स के नाम से उसको जाना जाता है। ये क्या होती है, ये ग्रंथि जीभ के नीचे स्थित होती है। कहां पे उपस्थित वगैरह होती है, जो टंग वगैरह होती है, टंग कहा जाता है जीभ वगैरह को, तो इस ये क्या होती है उसके नीचे स्थित वगैरह होती है। इनकी वाहिनिकाएं बारियोलिन की वाहिनिकाएं कहलाती है। किसकी वाहिनिकाएं कहलाती है, ये बारियोलिन की जो वाहिनिकाएं कहलाती हैं। ये ग्रंथियां माउस वगैरह यानी कि चूहे में उपस्थित वगैरह होती है, यानी कि चूहा वगैरह होता है उसके अंदर भी ये उपस्थित वगैरह होती है, ये ग्लैंड्स वगैरह उपस्थित वगैरह होती है। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ सलाइवा, लार वगैरह है उसके कार्य क्या है। जैसे लार वगैरह होती है तो लार क्या होती है कि जैसे 1 डे के अंदर, एक दिन के अंदर 1 से लेके और 1.5 लीटर बनती है। ये कितनी बनती है, 1 से लेके 1.5 लीटर तक जो लार वगैरह होता है वो उसका निर्माण वगैरह होता है, प्रोडक्शंस वगैरह होता है। 1 से लेके 1.5 लीटर वगैरह ये बनती है लार वगैरह। यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये प्रतिदिन की बात हो रही है, प्रतिदिन कितनी, जो 1 से लेकर 1.5 लीटर लार वगैरह बनती है। और जैसा आप लोग भी जानते हैं कि लार का सेक्रेशंस वगैरह होता रहता है, तो जो फूड वगैरह है वो कैसा होगा, नम व लसा लसा बनता रहेगा। काफी बार आप लोगों ने ऐसे सोचा होगा, यानी कि देखा भी होगा, जो टीथ वगैरह होते हैं, दांत वगैरह होते हैं, ये क्या होते हैं कि जो मॉर्निंग का टाइमिंग पीरियड वगैरह होता है, यानी कि डे टाइमिंग वगैरह होता है, तो उस टाइमिंग वगैरह पे तो क्या रहता है, यानी कि टीथ वगैरह एकदम क्लीन वगैरह रहते हैं एक तरीके से, लार वगैरह सिक्रेशंस वगैरह, यानी कि ये चारों तरफ से क्या रहते हैं, जो सिक्रेशंस वगैरह रहता रहेगा, तो इस वजह से क्या रहेंगे, यानी कि क्लीन रहते हैं एक तरीके से। अब जैसे रात्रि के टाइम पे, यानी कि जो नाइट वगैरह होता है उस टाइम पे सो जाते हैं, सोने के बाद में जब मॉर्निंग में उठते हैं तब देखते हैं जो लिप्स वगैरह है वहां पे एक आवरण वगैरह लेयर सी चढ़ जाती है, और जैसे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, और जो टीथ वगैरह होते हैं वहां पर भी क्या होता है, यानी कि एक तरीके से गंदा दिखता है हमें। तो ये क्या होता है कि जो लाइसोजाइम वगैरह, एंजाइम वगैरह होते हैं, उनका सेक्रेशंस वगैरह क्या होगा, नाइट के टाइम पे कम होता है, डे टाइम वगैरह रहता है उस टाइमिंग पीरियड में तो क्या होता है ज्यादा वगैरह रहता है। इस वजह से क्या होता है कि कोई भी बैक्टीरियाज वगैरह हो या कुछ भी पार्टिकल्स वगैरह, उनका क्या कर देते हैं, डाइजेशन वगैरह कर देते हैं। लेकिन जो रात्रि का टाइमिंग पीरियड वगैरह होता है उस टाइम पे लाइसोजाइम एंजाइम वगैरह सिक्रेट वगैरह नहीं होते हैं, उनका प्रोडक्शन वगैरह नहीं होता है, होता भी है तो कम वगैरह होता है उनका। तो इस वजह से क्या है कि आप लोगों को टीथ वगैरह कैसे दिखेंगे, येलोइश कलर के दिखेंगे, और वहां पे एक तरीके से कचरे, यानी कि कचरा तो क्या गंदे बोल सकते हैं, गंदे दिखते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो इसी तरीके से इसके अंदर देखते हैं इसका फंक्शंस वगैरह, कार्य वगैरह किस तरीके से है लार वगैरह के। लार में स्टार्च के पाचन हेतु एमाइलेज, टाइलिन एंजाइम उपस्थित वगैरह होता है। क्या उपस्थित होता है, जो स्टार्च वगैरह होगा उसको पाचन कौन करेगा, एमाइलेज और टाइलिन वगैरह, इस तरीके टाइलिन या एमाइलेज वगैरह होता है, ये उपस्थित होता है, जो निम्न प्रकार से स्टार्च पर क्रिया करेगा, फंक्शंस वगैरह करेगा। अब देखो स्टार्च वगैरह होता है, ये कैसा होता है, पॉलीसेकेराइड वगैरह होता है। कैसा होता है, पॉलीसेकेराइड वगैरह होता है। आप लोगों को पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं, उनके 3 भागों के अंदर, 3 पार्ट्स के अंदर उनको बांट वगैरह रखा है। कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे ना उस टाइमिंग पीरियड के अंदर बताऊंगा मैं कि किस तरीके से ये 3 प्रकार वगैरह के होते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड प्रकार के होते हैं। तो ये स्टार्च किस प्रकार का है, पॉलीसेकेराइड वगैरह है। सेकेराइड क्या होती है, यूनिट वगैरह होती है, इकाई वगैरह होती है। तो ये क्या है, पॉलीसेकेराइड वगैरह है, स्टार्च वगैरह। तो ये एमाइलेज जो एंजाइम वगैरह है ये यहाँ पे कार्य करेगा, फंक्शंस वगैरह करेगा। इसकी उपस्थिति के अंदर जो स्टार्च वगैरह है किसके अंदर, माल्टेज के अंदर कन्वर्ट वगैरह हो जाएगा। किसके अंदर, माल्टोज के अंदर, सॉरी माल्टेज तो एंजाइम वगैरह है, ये किस में कन्वर्ट होगा, माल्टोज के अंदर कन्वर्ट वगैरह हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। और ये डाइसेकेराइड वगैरह होते हैं, यानी कि पॉलीसेकेराइड की जो इकाई है वो टूटेगी किसके अंदर, डाइसेकेराइड के अंदर टूटेगी। तो ये माल्टोज कैसा है, डाइसेकेराइड वगैरह है। लार में उपस्थित माल्टोज यानी सॉरी माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में विखंडित करता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा था, स्टार्च वगैरह जो एमाइलेज की उपस्थिति में माल्टोज में कन्वर्ट वगैरह कर रहा था, ये डाइसेकेराइड यूनिट वगैरह है। और लार के अंदर जो उपस्थित माल्टेज एंजाइम वगैरह है ये क्या करेगा, जो माल्टोज वगैरह है उसको ग्लूकोज में परिवर्तित करेगा। किस प्रकार से, ये देखो माल्टोज वगैरह कैसा है, ये है डाइसेकेराइड यूनिट वगैरह है, इकाई है। तो माल्टेज जो एंजाइम वगैरह है ये किसमें, ग्लूकोज में कन्वर्ट वगैरह करेगा। और ग्लूकोज किस प्रकार की यूनिट है, ये है मोनोसेकेराइड यूनिट है। किस प्रकार की यूनिट है, मोनोसेकेराइड इकाई वगैरह है।
लाइसोजाइम एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। अभी बात की थी ना हम लोगों ने, टीथ वगैरह की बात वगैरह की थी, दांत वगैरह की। टीथ वाला जो चार प्रकार वगैरह के होते हैं वो अलग चैप्टर वगैरह के अंदर, यानी कि अलग से वीडियो वगैरह होगा आप लोगों का, उसके अंदर समझा दिया जाएगा किस प्रकार से सिस्टम वगैरह बना रहता है और उसके अंदर लेयर्स वगैरह रहती है, वो भी सारी चीजें समझा दी जाएंगी। तो यहाँ पे मेनली बात करते हैं, यानी कि जो लाइसोजाइम एंजाइम वगैरह है वो भोजन में उपस्थित हानिकारक जो जीवाणु वगैरह है उनको क्या कर देता है, नष्ट वगैरह कर देता है। भोजन को नम व लसलसा बनाती है, यानी कि जो लार वगैरह होती है वो कैसा बनाती है, भोजन को नम व लसलसा बनाती है। जल का नियमन करती है, कुत्तों में ताप नियमन या नियंत्रण करती है, क्योंकि लार का सेक्रेशंस वगैरह करते रहते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर वगैरह है उसको क्या करेगी, कंट्रोल यानी कि नियमन करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, लार वगैरह के द्वारा। इसोफेगस, इसोफेगस जिसको क्या कहा जाता है, ग्रासनाल वगैरह, बक्कल कैविटी वाला पार्ट वगैरह आ गया। बक्कल कैविटी वाले पार्ट वगैरह के अंदर जो एंजाइम्स वगैरह है वो सिक्रेट वगैरह होंगे और उसी के दौरान क्या होगा, स्टार्च का पाचन वगैरह होता है बक्कल कैविटी वाले पार्ट वगैरह के अंदर। अब ग्रासनाल वाला पार्ट वगैरह इसोफेगस, ये क्या होता है, 25 सेमी का होता है। इसकी लंबाई वगैरह कितनी होती है, लगभग 25 सेमी वगैरह होती है इसकी लंबाई वगैरह। मुख गुहा में भोजन, यानी कि जो बक्कल कैविटी वाला पार्ट वगैरह होता है उसके बाद में कौन सा पार्ट आता है, यानी कि जो ग्रास नाल वाला रीजन वगैरह आता है, जिसको क्या कहते हैं, फूड पाइप के नाम से भी उसको जाना जाता है, जिसके अंदर भोजन जाता है बोलस के रूप में। मुख गुहा में भोजन लार द्वारा लसलसा बन जाता है, जो नम व अर्ध ठोस होता है। कैसा होता है, नम व अर्ध ठोस होगा। और लसलसा किसके द्वारा बनेगा, लार के द्वारा, जिसे क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। मुख गुहा में भोजन ऐच्छिक क्रियाओं द्वारा ग्रास नाल में धकेला जाता है। किसके द्वारा, ऐच्छिक क्रिया वगैरह होती है उसके दौरान क्या होता है, धीरे धीरे आगे खिसकता रहता है। ग्रास नाल लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो मुख गुहा से आमाशय तक फैली रहती है। कहां से फैली रहती है, ये मुख गुहा बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी वाले पार्ट से लेके आमाशय स्टोमक वाले पार्ट तक फैली रहती है, जिसको क्या कहते हैं, इसोफेगस कहा जाता है। ग्रासनाल या फूड पाइप के नाम से उसको जाना जाता है। ग्रासनाल में वर्तुल एवं अनुदैर्घ्य पेशियां पाई जाती है। क्या होती है, वर्तुल व अनुदैर्घ्य पेशियां पाई जाती है। ये पेशियां आहार नाल में क्रमाकुंचन गति उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं, क्रमाकुंचन गति उत्पन्न करेंगी, जिस दौरान क्या होगा, जिससे भोजन नीचे की ओर खिसकता रहता है, जिससे क्या होगा, धीरे धीरे खिसकेगा। ये बोलस के रूप के अंदर जो फूड आएगा तो ये क्या होगा, क्रमाकुंचन गतियां वगैरह होती रहती है, तो ये धीरे धीरे क्या होता रहता है, ये खिसकता रहता है और किसके अंदर आएगा, आमाशय वाले पार्ट वगैरह के अंदर आएगा। ग्रासनाल की उपकला में अनेक म्यूकस ग्रंथियां उपस्थित होती है। ग्रासनाल वगैरह होता है ये फूड पाइप वाला रीजन वगैरह, इसके अंदर क्या होती है, म्यूकस ग्लैंड्स वगैरह उपस्थित वगैरह होती हैं, जो श्लेष्म म्यूकस का सिक्रेशंस वगैरह करती है, स्त्रवण करती है, जिससे भोजन का मार्ग लसलसा बन जाता है। ये क्या होती है, नम व लसलसा बनाएंगे, मार्ग वगैरह को लसलसा बनाती है, जिस दौरान क्या होता है, धीरे धीरे कर्माकुंचन गति के दौरान ये क्या होता रहता है, जो बोलस वगैरह है, जो भोजन वगैरह वो आगे की तरफ खिसकता रहता है और आमाशय के अंदर आ जाता है। ये म्यूकस ग्रासनाल की उपकला को पाचक एंजाइमों से सुरक्षित करती है। जो म्यूकस वगैरह होता है, म्यूकस ग्लैंड्स के द्वारा म्यूकस का सेक्रेशंस वगैरह होता है, तो ये क्या करती है, ग्रासनाल की उपकला को, यानी कि जो फूड पाइप वगैरह है उसकी उपकला को क्या करती है, जो आवरण वगैरह रहता है तो उसको एंजाइमों से क्या करती है, सुरक्षित वगैरह करती है। और इसकी लंबाई वगैरह कितनी होती है, 25 सेमी वगैरह होती है लगभग। और जैसे हमने बात की थी जो बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी वाला पार्ट वगैरह था, तो उसके अंदर अलग अलग एंजाइम्स वगैरह थे, तो उनका सिक्रेशंस वगैरह हो रहा था। तो उनके सिक्रेशंस के अंदर जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले जो लाइसोजाइम एंजाइम वगैरह है तो उसका सिक्रेशंस वगैरह हो रहा था। तो ये क्या हो रहा था कि जो लाइसोजाइम एंजाइम वगैरह है तो ये क्या कर रहा था, जो बैक्टीरिया वगैरह है उनको किल वगैरह करने का कार्य किया जा रहा था। इसके बाद में आते हैं कि जो नेक्स्ट एंजाइम्स वगैरह है तो उनका नाम है टाइलिन, और टाइलिन एंजाइम वगैरह होता है और डायस्टेज एंजाइम वगैरह होता है। जो टाइलिन वगैरह एंजाइम होता है और डायस्टेज, इन दोनों का कार्य क्या है, स्टार्च वगैरह का पाचन करना। किसका पाचन करना, स्टार्च वगैरह का पाचन करना। देखो आप लोग जानते हो जैसे स्टार्च वगैरह होता है, जैसे ग्रेनी मटेरियल वगैरह, एक तरीके से ग्रेन है यानी कि गेहूं वगैरह, तो गेहूं का ऊपर वाला आवरण, जो बाहर का आवरण वगैरह है, लेयर वगैरह, तो उसको क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाएगा,
तो उस आवरण वगैरह को नाम से जाना जाता है स्टार्च वगैरह कहते हैं, और अंदर के साइड के अंदर जो उपस्थित वगैरह होता है वो कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। आप भी जानते हो कि जैसे डाइजेशन वगैरह होता है, पाचन वगैरह की रिएक्शन होगी, उस दौरान क्या होता है कि जैसे हम बात करते हैं ये स्टार्च वगैरह की उपस्थित होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप लोग भी जानते हो कि जैसे उसकी चपाती वगैरह होती है, किसकी, जो मैदा वगैरह की रोटी होती है, मैदा की रोटी को 5-6 वगैरह रोटी वगैरह आप लोग नहीं खा सकते, लेकिन जो 4-5 रोटी वगैरह समझ लो, सबकी कैपेसिटी वगैरह अलग होती है, लेकिन नॉर्मली हम भाषा में बात कर रहे हैं, इनके 4-5 रोटी वगैरह एक तरीके से मैदा की रोटी रेंडमली रेगुलर तरीके से खाई जाए तो वो पचाई नहीं जा सकती, 6-7 रोटी वगैरह। लेकिन जब ये चोकर वगैरह उपस्थित वगैरह होता है, इनकी मंड वगैरह जो भी है, आवरण वगैरह जो चारों तरफ से उपस्थित वगैरह है जो स्टार्च के अंदर, तो ये क्या है ग्रेनी मटेरियल में, तो ये जरूरी होता है, मंड वगैरह जिसको कहा जाता है स्टार्च के अंदर, तो ये क्या होता है उपस्थित होना जरूरी है, तभी वो क्या है कि अच्छी तरीके से वो पच पाएगा। क्योंकि गेहूं वगैरह होता है तो उसके अंदर मंड वगैरह आप लोग जब भी छानते वगैरह हो आटा वगैरह, तो उसके अंदर मंड तो जाता ही है, यानी कि स्टार्च का रीजन वगैरह। तो इसी तरीके से ये जरूरी है, क्योंकि जैसे गेहूं की चपाती वगैरह है वो तो 3-4 वगैरह या 4-5 वगैरह अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगी, लेकिन जैसे जो मैदा की रोटी वगैरह है वो उसके कंपैरिजन के अंदर नहीं पच पाती है, तो यही रीजन वगैरह है, तो ये स्टार्च वगैरह भी होना जरूरी है, यानी कि मंड वगैरह होना जरूरी है, चोकर वगैरह जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट वगैरह हो गया ओरल कैविटी वाला पार्ट, और इसके अंदर इसोफेगस वगैरह जिसको फूड पाइप वगैरह कहते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही गाइस वगैरह। इसके बाद में नेक्स्ट जो रीजन वगैरह है, जो स्टमक वाला रीजन वगैरह है, इसकी जो एलिमेंट, हाँ एक बात और, एलिमेंट्री कैनाल वगैरह है, एलिमेंट्री कैनाल वगैरह की लंबाई होती है 32 फीट, कितनी होती है 32 मीटर वगैरह, यानी कि 32 फीट वगैरह होती है, 32 फीट वगैरह होती है, और इसको मीटर वगैरह के अंदर कन्वर्ट वगैरह करेंगे तो ये लगभग 9 मीटर आती है। कितनी आती है? लगभग 9 मीटर आती है। तो ये किसकी है? एलिमेंट्री कैनाल। जो आहार नाल वगैरह है ना, उसकी लंबाई वगैरह 32 फीट होती है और 9 मीटर के लगभग होती है ये। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए इसको, और उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं जो आप लोग के अलग रीजन्स वगैरह, जो स्टोमक वाला रीजन वगैरह है, उन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं।